तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी थ्योरी कंप्लीट करी थी, सॉरी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा था। सेकंड पार्ट हम इन न्यूमेरिकल के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। उसके ऊपर भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ जेई से रिलेटेड और 12th से रिलेटेड। तो जितने भी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, देखो 12th वाले जो बोर्ड वाले हैं उनको एनसीईआरटी पूरी करनी है, ठीक है। मैं कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर करा रहा हूँ, जैसे ही चैप्टर पूरा होगा ये वाला, मैं एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके डाल दूंगा। और मैंने अलग से भी एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैं हर एक न्यूमेरिकल को अलग से करा रहा हूँ, तो वहां जाकर भी आप चेक कर सकते हो। तो जेई वाले जो स्टूडेंट्स हैं वे तो ये पूरा ही असाइनमेंट करेंगे। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आज करा दूंगा, है ना, और कुछ आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जो टफ क्वेश्चन है वो मैं आपको सारे करा दूंगा। इसके ये 30 क्वेश्चन हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर आ जाता है, मैं बता दूं। पीछे जो लेक्चर में मैंने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा चुका हूं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों टॉपिक कवर हो जाते हैं इसके अंदर। ये टोटल न्यूमेरिकल है, ठीक है। आज मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। शुरू में मैं बोर्ड लेवल के कराऊंगा, जहां पर बोर्ड लेवल के खत्म हो जाएंगे मैं बता दूंगा, है ना। उसके बाद वो जा सकते हैं बोर्ड वाले। फिर मैं जेई के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको वे भी करने हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं इससे अलग, है ना। यानी कि हर टाइप का मैं न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सारे तो मैं नहीं करा पाऊंगा इसके क्वेश्चन, लेकिन आपको जो टफ क्वेश्चन है इनके, या कह दो अच्छे क्वेश्चन है, वो करा दूंगा। अगर जो आपने वो कर लिए तो ये पूरा असाइनमेंट होने में कुछ नहीं बचेगा, सभी हो जाएंगे। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं पूरा लेक्चर बना करके डाल दूंगा। इसी तरह से मैंने कूलॉम्स लॉ के भी क्वेश्चन दिए हैं, वो भी आप जा करके चेक कर सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में उसके पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, मैंने उसको डाउनलोड करें और क्वेश्चंस लगाने शुरू करें। चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। जेई वालों को तो भाई पूरा ही करना है, 12th भी कंप्लीट करना है, और जो मैं करा रहा हूँ आगे वो भी क्वेश्चंस करनी ही है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले बोर्ड पर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दोनों चार्जेस को रखा। हाउ फार फ्रॉम द 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, है ना। फिर आगे कहता है विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो। ये कहता है, देखो क्वेश्चन होगा या नोट, देखो आगे ये कहता है 2 पॉइंट चार्ज है, एक 1 माइक्रोकूलम, एक है हमारा, देख लेता हूं, 4 माइक्रोकूलम चार्ज। दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब वो कहता है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। अब उसने बोला कि एक थर्ड चार्ज ला करके कहीं बीच में रख दो। बीच में नहीं बोला, हालांकि उसने बोला कहीं रख दो। जब आप इसको रखोगे ना, एक मिनट में देख लेता हूं, हाँ, इस 1 कूलॉम चार्ज को कहीं पर रखो, एक ऐसे पॉइंट पर रखो, वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। तो मैंने कहीं बीच में रख दिया, अभी मैं समझाऊंगा। मान लो मैं इसको यहां पर रख देता, अब दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अगर जो मेरे को इस पर नेट इंटेंसिटी 0 चाहिए, तो मैं यहां पर क्या एज्यूम करूंगा, एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करूंगा। मैंने थ्योरी में बताया था, अगर जो ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करने वाला है भाई, ये रिपेल करा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसी तरीके से ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये तो सेम डायरेक्शन में एक्ट करने लगी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐड हो जाएंगी। लेकिन जब ऐड हो जाएंगी तो नेट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट कैन नॉट बी 0, है ना। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, यानी कि इधर की साइड तो कहीं भी
चार्ज को रखना नहीं है 1 माइक्रो कूलम को, जो थर्ड चार्ज रख रहे हैं उसको रखना नहीं है। इधर भी चेक कर लो, ये इसको रिपेल करेगा, अगर जो हम टेस्ट चार्ज एज्यूम करें तो ये भी इधर को इसको रिपेल, यानी कि सेम डायरेक्शन फिर से जीरो नहीं होगी। लेकिन अगर जो मैं कहीं बीच में मानूं तो जीरो हो सकती है। देखो ये इसको यहां से रिपेल करेगा, मैंने बोला E2 से करा, ये वाला इसको E1 से इधर को रिपेल करेगा E1 से, ठीक है। अब ये अपोजिट हो गई तो अब कैंसिल हो सकती है, क्योंकि अपोजिट के केस में हम लोग कैंसिल कर देते हैं। कब कैंसिल हो सकती है, यानी कि अब यहां पर इंटेंसिटी जीरो हो सकती है, ये मैंने O पॉइंट बोला है ना। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इस पॉइंट को, O पॉइंट बोला, इस पर इंटेंसिटी अब जीरो हो सकती है। लेकिन जीरो होगी तो होगी किस कंडीशन में, अगर जो मैं बिल्कुल बीच में इस चार्ज को रख दूं तो क्या जीरो होगी, नहीं, ये चार्ज तो बड़ा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इधर को लगाएगा, ये वाला छोटा है 1 माइक्रो कूलम, ये कम लगाएगा, तो नेट इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। लेकिन कब जीरो होगी, इस वाले से अगर जो मैं दूर लेकर के चला जाऊं और इस वाले के पास में उस चार्ज को रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो सकती है। तो मैंने यही करा, इस पॉइंट चार्ज को मैंने कहीं यहां पर रख दिया, किसके पास में, 1 माइक्रो कूलम के पास में। ओ लो, थर्ड चार्ज पार्टिकल भी क्या है, 1 माइक्रो कूलम का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसमें E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैंने ऐसा मान लिया। अब ये मैंने कहा ये किसी x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, किस चार्ज से, 1 माइक्रो कूलम से x डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जानी है, अगर जो ये पूरी 30 है तो ये बचेगी 30 माइनस के x। आई इतनी बात समझ में। और मेरे को क्या निकालना है, ये x डिस्टेंस निकालनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर जो इस पॉइंट पर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O इज जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देन मैं बोल सकता हूं E1 इज इक्वल टू E2, या फिर ऐसे बोल लो, चलो E1 माइनस के E2, माइनस करेंगे दोनों को, है ना, इज इक्वल टू जीरो। और मैं यहां से कह सकता हूं E1 इज इक्वल टू, भाई अपोजिट के केस में माइनस करते हैं, जो भी बड़ा होगा आप माइनस कर दोगे, है ना, बड़े तो दोनों है नहीं, दोनों इक्वल है, तो कैंसिल हो रहा है। तो मैंने बोला किसी में से माइनस कर सकते हो आप, E2 माइनस E1 भी कर सकते हो, भाई E1 माइनस E2 को इक्वल टू जीरो। तो नेट इंटेंसिटी क्या है, जीरो, ठीक है, दोनों की नेट E1 इज इक्वल टू E2। अब मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, हमने पिछले लेक्चर में क्या किया, Q बाय R स्क्वायर। R be the distance between the two charge particle and Q be the charge जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अच्छा E1 कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये वाला पार्टिकल लगा रहा है इधर को, तो ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यानी कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज, माइक्रो कूलम। अब SI यूनिट में हमारे को चीजें लेनी होती है अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू होता है 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। तो मैं यहां से बोलूंगा इसको 1 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करूंगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। आर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इधर को मिटा दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है 4 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम कूलम में चेंज करेंगे तो इतना आएगा, आर स्क्वायर एंड 30 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। चलो इससे काट दो, इससे कट जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहां पर मैं कर देता हूं, उसको मिटा देता हूं फिलहाल। देखो ये बना हमारा 1 बाई के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/30 माइनस के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, इसको उल्टा कर दो, कर सकते हैं, इसको इधर ले गए, इसको नीचे ले गए, तो ये हमने करा 30 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर बाय 4। इसको सोल्व करोगे, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, दो वैल्यू आएगी, कैसे, लो चलो मैं कर देता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होने वाला है,
जब स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो एक वैल्यू बाहर आएगी, तो x इज इक्वल टू हो गया 30 माइनस के x, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो ये कितना हो जाएगा x की यहाँ पर, अच्छा प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यू होते हैं प्लस माइनस, यानी कि एक बार हम यूज करेंगे फॉर पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव वाला लेंगे तो 30 माइनस के x/2 हो जाना है। यहां से वैल्यू सोल्व करोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से कितनी आ जाएगी निकाल लो, चलो निकाल लेते हैं। देखो सोल्व करो, 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 30 माइनस के x, इसको इधर लेकर के आए 3x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10। ठीक है, अब कहेंगे फॉर नेगेटिव, अब नेगेटिव ले लो, ये वाला नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू माइनस के 30 माइनस के x बाई के 2 ब्रैकेट में चलेगा। अब इस माइनस के अंदर इंटू करो, x इज इक्वल टू माइनस के 30 प्लस हो जाएगा x बाई के 2, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2x इज इक्वल टू माइनस के 30 प्लस के x। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको मैं इधर लेकर के आया तो ये x बचा माइनस के 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, एक 10 आ गई, एक माइनस के 30, किस में चल रही है सेंटीमीटर में, हमने ऐसा यूनिट में चेंज नहीं करा था। डिस्टेंस अगर जो आपको निकालनी हो चार्जेस की कि भाई कितने डिस्टेंस पर थर्ड चार्ज को रखें, तो आप सेंटीमीटर में चल सकते हो, वरना हमेशा मीटर में चेंज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें से कौन सी वैल्यू सही होने वाली है, ये हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए हुए थे, यहाँ कहीं पॉइंट चार्ज को रखा था। ठीक है, ये x डिस्टेंस थी। ठीक है, अगर जो, अच्छा ये x डिस्टेंस कहां से थी, 1 माइक्रोकूलम चार्ज से इस O पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैंने x बोला था। अब ये कहता है x इक्वल टू माइनस के 30 सेंटीमीटर, और ये पूरी डिस्टेंस थी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर जो ये माइनस के 30 है यहां से, तो माइनस का यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इधर कहीं, लेकिन इधर तो रॉन्ग मेथड था, हमने निकाला था, यानी कि ये गलत हो गया। तो क्या लिखोगे इसमें, विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, लेकिन x इज इक्वल टू 10 प्लस के वैल्यू आई हमारी निकल करके, यानी कि यहां से कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन इधर को हो सकती है, ये हो सकती है 10, तो दिस विल बी राइट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सीधा लिख लेना यहां पर, इसके बाद में यहां से घूम करके आंसर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक था, आसान क्वेश्चन था, बोर्ड में आता है, काफी बार पूछा जाता। रोक रोक करके कर लेना, मैं तेजी से करा रहा हूँ, आपका भी टाइम खराब होगा मेरा भी। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चंस को, देखो ध्यान से। इसी तरह आज इस असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सके तो 12th वाले भी अगर जो इस असाइनमेंट को पूरा करते हैं तो उनका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं वो बोर्ड के अंदर, बिल्कुल, है ना। क्योंकि जब आप टफ क्वेश्चन करोगे, अगर जो आपकी कैपेबिलिटी है करने की, तो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, बोर्ड का एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बोर्ड पर देखना इस क्वेश्चन को, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहता है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस q एंड माइनस 2q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस b एंड c ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है दिया हुआ है ना, डायग्राम भी हमें दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, और उसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं B और C, बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा सब बच्चों को, है ना। उस B और C पर हमने 2 चार्जेस रखे, B पर हमने प्लस q चार्ज रखा हुआ है, C पर हमने माइनस 2q चार्ज। और ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड A दी हुई है हमारे को। वो कहता है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड, है ना। फर्स्ट पार्ट में कहता है द मैग्नीट्यूड, सेकंड में कहता है एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वर्टिसेस A एट द वर्टिसेस A ड्यू टू द these two charges। अब देखो समझो इस क्वेश्चन को, उतार लिया क्वेश्चन, कर लिया तो क्वेश्चन देखो ध्यान से।
इन्होंने कहा ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये बी पॉइंट दिया हुआ है, ये सी पॉइंट दिया हुआ है, ये कहीं ए पॉइंट है, साइड ए दी हुई है, ठीक है। यहां पर चार्ज दिया हुआ हमारे को प्लस क्यू, यहां पर हमारे को कहीं चार्ज दिया हुआ माइनस के टू क्यू, ठीक है। अब ये चार्ज, अच्छा एक बार ऐसे करो, ट्राई करो इसको, लाता हूं प्लेट। हाँ तो ये चार्जेस दिए हुए हमारे को, साइड दी हुई है। तो देखो अब ये कहता है इस ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ दीज टू चार्जेस, है ना। इन दोनों चार्जेस के वजह से इस ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। चलो तो देखते हैं। अगर जो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो मेरे को यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा, माइंड में ही एज्यूम करते हैं, दिखाते नहीं। अगर जो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर ये पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करना है, रिपेल करना है। करेक्ट बात। मैंने कहा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड से रिपेल किया है, E भी बोल देते हैं, आसान पड़ेगा, E भी इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसी तरीके से ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है, साइन देखना सिर्फ पहले, और यहां पर कोई टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। मैंने बोला E सी इलेक्ट्रिक फील्ड से इसमें अट्रैक्ट किया। और आप लोग जानते हो जब किसी दो डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हो, कुछ भी, यानी कि दो वेक्टर काम कर रहे हो किसी अलग दो डायरेक्शन में, एक इधर को करा एक इधर को करा, तो नेट जो रिजल्टेंट होता है उसको कहीं बीच में जाता है दोनों का, नहीं है तो याद रखना कैसे जाएगा, कहीं बीच में दोनों का ऐसे, यानी कि इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से और इसके वजह से कहां जाने वाली है, यहां पर। मैंने बोला E, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही मेरे को ए पर निकालनी है, तो मेरे को ये ही निकालना है, आया समझ में। अब मेरे को ये निकालना है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है, ये पूरा एंगल 180 होता है, आप लोग जानते हो। तो ये कितना बचेगा, 120 डिग्री। जानते हो इसकी बातों को, ध्यान से सुनना। ये रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, अच्छा रिजल्टेंट का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, अगर जो एक वेक्टर ऐसे वर्क कर रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे वर्क कर रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कहीं बीच में जाना है आर, और इस आर के लिए फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड के लिए आर के, ये होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। थीटा कौन सा एंगल, ये वाला, जिसको नहीं पता इलेवन को कॉन्सेप्ट पे नोट कर लो इसे। हो गया, हो गया, मिटा दूं क्या, देखो ध्यान से। अब इसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इसलिए मेरे को बीच वाला रिजल्टेंट ई चाहिए, तो मैं ई के लिए फॉर्मूला लगाता हूं। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम, एट पॉइंट कहां पर, ए पर, तो ई कैसे लगेगा, ए वेक्टर है ना, ये था ए वेक्टर, ये कहीं बीच में जा रही थी, ये बी वेक्टर था, ए, यानी कि इसके लिए लगा रहे हैं, इसको सीधा करो यहां से ऐसे, तो ये ई भी कुछ यहां पर पड़ेगा, और ये ई सी कहीं यहां पर पड़ेगा, और ये ई होगा। आई बात समझ, यानी कि ए के जगह ए, यानी कि ई सी का स्क्वायर प्लस के ई बी का स्क्वायर प्लस के 2 ई सी ई बी cos थीटा, थीटा है कितना, 120। ई के लिए फॉर्मूला, मेन थिंग, ई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू, कौन सा क्यू काम कर रहा है यहाँ पर, सी पर, सी पर ये वाला है ना, तो ये -2q, -2q। अच्छा माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, न्यूमेरिकल में हम लोग साइन नहीं लेते, और आप कह सकते हो डायरेक्शन हम लोग कंसीडर कर चुके हैं, अट्रैक्शन दिखा दिया हमने, ठीक है। नीचे आर स्क्वायर क्या, ये दोनों की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, यानी कि ए स्क्वायर। इसी तरीके से ई बी कितनी होने वाली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये वाला क्यू बाय आर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस फिर से ए स्क्वायर। आया निकल करके, आया प्लस के, अब यहां पर 2
ठीक है। ई सी ई बी रख दो उठाकर, सबका होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, सबका होल स्क्वायर चल रहा है, इनका नहीं चलेगा। देखो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर, किसकी वैल्यू, ई सी की, ई बी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 आएगा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आया था, क्यू बाय ए स्क्वायर। और cos थीटा यानी कि cos 120 की वैल्यू होती है -k/1/2। आ गया, कितनी होती है, -k/1/2। अब देखना ध्यान से, अब मैं सोल्व करूंगा इसको, यहां से इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। इसमें से ये पूरा कॉमन ले लो, देखो यहां पर भी ये वैल्यू है, चलो यहां से करते हैं पहले, इससे ये कैंसिल, ठीक है, इस 2 को बाहर ले लो, तो देखो अंडर रूट में मैंने ये कॉमन लिया यहां से 1/4 पाई, चलो बाद में लेते हैं इसको, कंफ्यूज हो जाओगे, क्यू बाय 2 क्यू बाय ए स्क्वायर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, इस 2 को कॉमन ले लेंगे, जैसे ही ये 2 कॉमन जाएगा ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूं क्या, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अभी अंडर रूट चलेगा, यही वाला अंडर रूट, कौन सी वैल्यू आएगी, अच्छा ये तो कट चुकी, तो इस साइन को माइनस साइन बचा, इसको मैं यहां पर ले लूं माइनस के। अब यहां से देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, ये 2 को बाहर ले लो, 4 बाहर आएगा स्क्वायरिंग में है तो, ठीक है, चलो लो ले लेते हैं बार 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर, अंदर रहा स्क्वायर, ये भी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस के 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा अब यहां से देखो इसको, ये भी कॉमन, स्क्वायरिंग में है सभी चीजें, बाहर आ जाएगा, कैलकुलेशन है जर्नल, अगर जो कोई दिक्कत हो रही हो तो खुद से कर लेना, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 बचा, यहाँ पर सब कुछ आ गया तो 1 बचा, यहाँ पर माइनस के 2 बचा, 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर अंडर रूट, क्या आ गई है, नेगेटिव डेंसिटी आ गई, किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू। ये आंसर हो गया हमारा, आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है, डायरेक्शन ऑफ resultant electric field at the vertices A due to these two charges, यानी कि डायरेक्शन बताओ इस रिजल्टेंट की। डायरेक्शन ध्यान रखना, डायरेक्शन मतलब वो एंगल पूछ रहा है, या तो ऊपर से बता दो या नीचे से बता दो कि कितने एंगल पर, इससे कितने एंगल पर ये लाइज कर रहा है, इधर कोई रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन यानी कि एंगल पूछ रहा है ये वाला, तो मैंने इसको थीटा नाम दिया, थीटा डैश कह दो चलो। इसके लिए फॉर्मूला होता है, वैसे हम 11th में बीटा यूज करते थे, सभी यूज करते होंगे, अल्फा भी यूज करते हैं बहुत से टीचर, और इसके लिए फॉर्मूला होता है tan, सेकंड पार्ट के लिए 11th में आता है, जिसको नहीं आता याद कर लो, tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b sin थीटा बाय a प्लस के b cos थीटा, डैश कर लो इसको, या बीटा ले रखा है ना, तो नहीं थीटा है यहाँ पर, तो थीटा कौन सा है, पूरा वाला एंगल होता है, याद है तो कर लोगे। एक ही जगह का पर क्या है यहाँ पर EC, ठीक है, तो EC वेक्टर, ये EB वेक्टर, ठीक है, कोस कितना आ जाएगा साइन थीटा। अच्छा ये तो नीचे की बात हो गई, साइन थीटा यानी कि 120। इसी तरीके से ए की वैल्यू कितनी, ए क्या है यहाँ पर
एक मिनट भाई, दिक्कत हो गई। ए वेक्टर हम नीचे वाले लेंगे ना, उसको सीधा करेंगे। ये ए होता है 11th क्लास में याद होगा बी, जिसने 11th क्लास में ही पढ़ी वो जाकर के पहले 11th का वेक्टर ही देख लो, है ना, वहीं पर ये समझ में आएगा, वरना डायरेक्शन समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये नीचे वाला ए वेक्टर लेट करते हैं, ऊपर वाला बी कर तो कैसे भी सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला जनरली जैसे हम लोग बनाते हैं, सभी टीचर हर बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है ना। आप ऊपर का ए वेक्टर लेट करो, बी लेट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फॉर्मूला अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो नीचे का ए, ऊपर का बी, बीच में रिजल्टेंट कहीं आर जाता है। अगर जो मेरे को ये बीटा एंगल निकालना है तो इसको सीधा करा, ये किसके, ई बी ऊपर जाएगा, ये ई सी यहाँ पर कहीं लाइज करेगा, ई ये रहा, तो बीटा ये रहा, ये पूरा 120 है, दिख गया। तो ई सी यानी कि बी, बी कौन सा, ये वाला ई बी की बात चल रही है, साइन 120, ई ए ये वाला ई सी प्लस के, वेक्टर नहीं चलते ऊपर जाने को, मैग्नीट्यूड की बात चलती है सिर्फ यहाँ पर, बी ये वाला यानी कि ई बी कोस 120। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट करो, साइन 120 की वैल्यू पुट करो, कोस 120 की वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, आंसर आएगा आप लोगों का 30 डिग्री। सोल्व कर लेना, तो ठीक है, देखो ट्राई करके इसको, हो गया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 मेरे असाइनमेंट के हिसाब से बैठता है, बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डायग्राम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों डायग्राम दिए हुए हैं, लो मेरे क्वेश्चन याद है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सीधा नोट हो गया होगा आपका क्वेश्चन। अच्छा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जबकि इस वाले में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव से नेगेटिव लगती है, हम लोग जानते हैं, तो यहां पर नीचे से ऊपर लिखेंगे। उसने कहा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस वाली के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रख दो। अगर जो ये इलेक्ट्रॉन है, पहली बात तो दिमाग खुद से लगाना है, हालांकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, अगर जो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये किधर की साइड डिफ्लेक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, नीचे की साइड जाएगा। उसने कहा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम डिस्टेंस पर, जहां पर इसको रखा है सेम डिस्टेंस पर एक प्रोटॉन रख दो। अगर जो ये प्रोटॉन है तो इधर से रिपेल होगा, यानी कि ये भी कहां जाना है, नीचे, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर। उस डिस्टेंस को उसने दिया हुआ है 1.5 मीटर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है बट अपोजिट लग रही है, एक में नीचे को ऊपर को लग रही है, एक में नीचे को लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसने दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये चीजें गिवन है हमारे को, ठीक है। अब वो कहता है कि ग्रेविटी का, लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ उसने कि ग्रेविटी का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ग्रेविटी का, यानी कि कैसी कंडीशन है, फ्रीली फॉलिंग कंडीशन है, ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर 0 है ना, ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही यहाँ पर। लास्ट में लाइन में बोला, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। अब वो कहता है क्वेश्चन के बारे में, कंप्यूट द टाइम फॉलिंग इन ईच केस, दोनों केस में टाइम बताओ कि ये कितना टाइम लेगा नीचे आने में और ये कितना टाइम लेगा, ये बात हमारे को निकालनी है। तो मैं मिटा देता हूँ इसको, क्वेश्चन शुरू करते हैं। डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिख ली होगी, डायग्राम बना लेना दोबारा से, यही वाला पीछे का तो बना लेना जिन्हें नहीं बनाया। अब देखो सॉल्यूशन के लिए, अकॉर्डिंग टू, या सीधा लिख लो वी नो, जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा, प्रोटॉन के लिए अलग होगा, मैं जर्नल निकाल रहा हूं, तो F कितना हो गया QE, बट QE हो गया, बट F इज इक्वल टू और क्या होता है, ma होता है न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, तो F की वैल्यू रखो QE ma, तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा यहाँ पर QE/m। अगर जो कभी क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन पूछे तो ऐसे ही करना है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गया, अकॉर्डिंग टू
लो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन यूज करो जिसमें टाइम आता हो और जो सब चीजें उसके अंदर दी गई हो वे हमारे पास अवेलेबल हो। देखो एक्सेलरेशन हमारे पास अवेलेबल है, क्यों? एक्सेलरेशन निकाल लो तो चार्ज पता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दी हुई है, मास इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन का रखोगे, प्रोटॉन के केस में प्रोटॉन का रखोगे, ठीक है। और हमारे को टी हमारे को निकाल लेंगे। इनिशियली हर एक पार्टिकल रेस्ट में ही होगा, जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस क्वेश्चन में दी हुई है तो सब कुछ तो मिल गया। तो ये दिया हुआ है, लो, 4 इलेक्ट्रॉन के केस में तो डिस्टेंस तो सेम रहनी है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, u इज इक्वल टू जीरो। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में होगा। ये कितना? हाफ a की वैल्यू q e बाई m t स्क्वायर। अच्छा, q की जगह क्या जाना है? q की जगह इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन t स्क्वायर। तो 1.5 इंटू 1 बाई e m e t स्क्वायर। हमारे को तो t स्क्वायर चाहिए, तो 1.5 मैं बोलूंगा 2 ये वाला इंटू m e बाई e बाई टी, e सिर्फ इतना आएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस की 19, नीचे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस की 19। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 4। इसको सॉल्व करोगे एक आंसर आएगा, ठीक है, एक आंसर आएगा। इसी तरह से ये तो फर्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन का, फिर करोगे 4, ये उतार लिया यहां तक। अब इसमें ही करो 4 प्रोटॉन। अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा मैं लिख देता हूं, एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19 हमारा असाइनमेंट के। आंसर इसका आएगा 2.9 इंटू 10 की पावर, मैच कर लेना, इतना सेकंड आएगा। अगर जो एक आप प्रोटॉन के सेकंड केस कहता है, प्रोटॉन के केस में बताओ कितना टाइम लग रहा है, तो प्रोटॉन के केस में डिस्टेंस तो सेम रहनी है, उसने बोला सेम डिस्टेंस है, ठीक है। e बाई m अभी तो जर्नल फॉर्मूला चल रहा है यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के। चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है तो सीधा e ही रहेगा, ठीक है। e तो चार्ज ठीक रहेगा, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होता है। ये होता है 1.6 इंटू 67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg, इतना होता है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 सेकेंड। तो हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, नोट कर लो, मिटा देता हूं, मेरा काम खत्म हुआ। देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वैसे ही देख लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन छांट लेता हूँ आपके लिए, ठीक सा। और सभी क्वेश्चन काफी आसान है, मैं असाइनमेंट को डाल दूंगा उस पर, जाकर के चेक कर लेना भाई कैसे होना है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बताना। बोर्ड के हिसाब से सब कुछ आसान है, जेई वाले के एक दो क्वेश्चन बचते हैं तो बोर्ड वाले इस वक्त जा सकते हैं, है ना। सभी टाइप के न्यूमेरिकल हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के 3-4 न्यूमेरिकल ही बनते हैं यहाँ से, है ना। एक न्यूमेरिकल और बनता है इसके ऊपर, एक न्यूमेरिकल और बनता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, लेकिन वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी बोर्ड में भी उसको पूछ लिया जाता है। अगर जो आप करना चाहते हैं तो कर लो, वरना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो होता नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो अब मैं शुरू करता हूं जेई वाला पार्ट। तो यहां से शुरू करते हैं, 12th वाले जा सकते हैं। देखो
असाइनमेंट के हिसाब से चलूंगा, पूरा असाइनमेंट करना ही करना। देखो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा, जो बच्चे असाइनमेंट से नहीं करना चाहते, मतलब कहने का मतलब ये है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है हमारा, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। एक ऑयल ड्रॉप है, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, एक वोल्टेज जो नीडेड है, मतलब कि लग रही है वोल्टेज, कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन व्हेन located between the plates of capacitor which are 5 millimeter apart. The mass of oil drop is 3 into 10 की पावर 16 kg। अच्छा चलो, तो गिवन जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। ये बोलता है कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। एक ऑयल ड्रॉप है, चार्ज दिया हुआ है, सॉल्यूशन में लिख देता हूँ, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। आगे उसने बोला व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, है ना, विच आर डिस्टेंस दी हुई है d 5 मिलीमीटर। अभी कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कंडेंसर का नाम सुना है, एक स्फेरिकल जो व्हाइट कलर का लगा हुआ होता है पंखे के अंदर, है ना, उसको बदल देते हैं, पंखा चलना बंद हो जाए, कदम मंदा चले। तो कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होल्डिंग डिवाइस होती है, पहले वो भर लेती है अपने आप को, है ना, यानी कि फुली चार्ज को होल्ड करती है, भर रहती है, जैसे कि हम पानी पीते हैं ना, इस तरीके से जब पेट भर जाता है तो ज्यादा पी ले तो उल्टी हो जाती है, तो उसी तरीके से कैपेसिटर होता है। वो क्या करता है कि चार्ज को होल्ड करना स्टार्ट करता है। बैटरी से चार्ज आ रहा है, मान लो ये कैपेसिटर है, इसी तरीके का होता है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसी तरीके का होता है। अब यहां से चार्ज चलना शुरू हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर से पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को भरता चला जाएगा अपने अंदर, बढ़ता चला जाएगा, फिल होता चला जाएगा, जब तक ये करंट नहीं देगा, जब तक ये फुली चार्ज हो जाए, पूरा ऊपर तक ना भर जाए। जैसे ही पूरा भरता है एकदम से पूरा डिस्चार्ज होता है, एक हाई वोल्टेज करंट ये प्रोवाइड कराता है हमारे डिवाइस को। यानी कि कैपेसिटर किस जगह यूज होता होगा, जहां ज्यादा करंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि फैन, उसमें मोटर होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर पानी वाली, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, उसके अंदर बड़ा वाला कैपेसिटर लगाते हैं, क्योंकि ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, ज्यादा चार्ज को होल्ड करता है, फेंकता है, ज्यादा करंट देता है, स्टार्टिंग में उसको जरूरत पड़ती है उसकी। तो हो गया, समझ गए कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर कुछ नहीं होता, प्लेट्स होती हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लो ये कैपेसिटर है, हमने ऐसे दिखा दिया, एक प्लेट इसकी पॉजिटिव होती है हमेशा, दूसरी हमेशा नेगेटिव होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी ऊपर से नीचे को, ठीक है। तो ये कहता है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पढ़ लेना, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस, यानी कि जब भाई बैटरी लगेगी तो यानी कि वोल्टेज लगेगी, इस पर तो चार्ज आएगा, इस पर अभी बताया मैंने। नीडेड टू बैलेंस द 10 इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए, लोकेटेड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर 5 mm, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है प्लेट्स के इतना है, mm में चेंज कर लो इसको, मीटर में चेंज कर दिया। द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, मास दिया हुआ है ऑयल ड्रॉप का 3 × 10⁻⁻16 kg, इतना मास दिया हुआ है। ग्रेविटी की वैल्यू हमारे को 10 यूज करनी है, क्वेश्चन कहता है -2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। अब वो कहता है वोल्टेज बताओ, कि एक ऑयल ड्रॉप है जो इसके कहीं बीच में रखी हुई है, मान लो ऑयल ड्रॉप है, अब इसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को लग रही है, यानी कि इस पर एक फोर्स वर्क कर रही होगी। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहां को जा रहे होंगे, ऊपर को अट्रैक्ट होंगे इसके साथ प्लेट की, आगे पास में, यानी कि ऊपर जाने की कोशिश करी होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला ये बैलेंस हुई पड़ी है। बैलेंस का मतलब है कि वोल्टेज जो है वो नीचे की साइड में इस पर वर्क कर रही है, ठीक है। या फिर आप कहते हो, देखो सबसे अच्छा समझने का तरीका इसका ये है कि ये ऑयल ड्रॉप है, कुछ मास होगा, नीचे की साइड डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लोग क्वेश्चन इसे ही करते हैं mg, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव प्लेट इसको खींचेगी अपनी तरफ, ठीक है, यानी कि इसको नीचे ना जाने के लिए, नीचे ना गिरने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है, यानी कितनी फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर की साइड में, कितनी बैलेंस करने के लिए फोर्स लग रही है। फोर्स कब ज्यादा लगेगी, अगर जो मैं इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, बनाना नहीं है डायग्राम, सिर्फ इतना बनाना है, ये इसकी जरूरत नहीं होती समझाने के लिए।
ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इधर का पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इधर का, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है भाई, पहले मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, यहां से कोई करंट नहीं जा रही थी, तो इस पर कोई चार्ज होता दोनों पर, यानी कि ये नीचे आना चाह रही थी ओल्ड लो, लेकिन एकदम से हमने क्या करा, करंट जानी भेज दी, जानी शुरू हो गई, जिसके वजह से ये बैलेंस होनी शुरू हो गई, धीरे धीरे नीचे आ रही है, अभी तक नहीं रुकी, धीरे धीरे मान लो यहाँ पर आ गई, नीचे आ गई थोड़ी सी, है ना, नहीं रुकी, तो मैंने क्या करा, और वोल्टेज बढ़ा, यहाँ से बड़ी बैटरी लगा दी, एक बड़ी बैटरी यूज किया, अब जाकर के बैलेंस हो गई यहाँ पर। क्यों? चार्ज बढ़ा इसके ऊपर बढ़ा, तो इसने तेजी से अट्रैक्ट किया, सिर्फ इतनी वोल्टेज बढ़ाई कि इसको बैलेंस करे, इतनी नहीं बढ़ाई कि इसको ऊपर ही खींच ले। बैलेंस करने का मतलब हो गया कि फोर्स जो अपवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लग रही है दोनों, और mg दोनों इक्वल हो गए, तो मैं बोल सकता हूं नाउ F इज इक्वल टू mg। ठीक है, और F इज QE अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से, है ना, E इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय F बाय Q, इस फॉर्मूले से मैंने इसको कहा। ठीक है, यहां से चार्ज कितना है इसके ऊपर, 10 इलेक्ट्रॉन की, E मेरे को तो वोल्टेज पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना पता करनी है। E का एक फॉर्मूला और होता है V बाय D, इसको सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन यूज ये यहीं पर हो रहा है, इसलिए मेरे को कराना पड़ रहा है। तो इसका फॉर्मूला लगाओ V बाय D, D इज इक्वल टू mg, तो 10 इलेक्ट्रॉन V बाय D की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 इज इक्वल टू मास ऑफ इसका दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 kg, है ना, और ग्रेविटी की वैल्यू हमारे को 10 यूज करनी है। क्या चीज बची, सिर्फ V बचा, तो V की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बता देता हूं, 9.375 वोल्ट, ये आंसर आएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है काफी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन है इसमें, आगे ट्राई कर लेना, दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। अच्छा, एक सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन करते हैं। लो, ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, असाइनमेंट का ध्यान रखना। ये कहता है सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m। एक सिंपल पेंडुलम है ना, जो कंसिस्ट रखता है अपने ऊपर, यानी कि चलो बना लेते हैं, चलो बनाना नहीं है कॉपी में बनाना चाहो बना भी लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सिंपल पेंडुलम मैंने ले लिया, ये इसका बॉब है, ये कहीं इस तरीके से जा रहा होगा मोशन करता हुआ। अब इसने कहा सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्फीयर, ये रहा स्फीयर छोटा सा, ऑफ मास m, इसका मास m है ना, सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ l। ये जो थ्रेड है इसकी लेंथ l है, l कैपिटल L। वो कहता है आगे, ये स्फीयर पर जो चार्ज है वो q चार्ज है, इस पर q। द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि इस पेंडुलम को ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जो कि ऊपर की तरफ लग रही है। तो फिर से वही पुरानी बात आ गई निकल करके, है ना। अब वो कहता है कि टाइम पीरियड पर इसके सिंपल पेंडुलम के क्या फर्क पड़ा, चलो तो सोचो क्या फर्क पड़ा इस पर। है ना, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, मान लो ये नीचे को आ रहा है, नीचे को, है ना, ये नीचे को आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसको नीचे को आने देगी जब ऊपर लग रही है, तो यानी कि इसके मोशन को कम करेगी, क्योंकि ऊपर की साइड इसको धकेलेगी, नीचे आने में काम नहीं करने देगी, है ना। आप इतनी बातें जानते हो, अगर जो सिंपल पेंडुलम का बॉब जितना ज्यादा भारी होगा, इसका मास जितना ज्यादा होगा, है ना, इतना भी मत करो कि टूट जाए, है ना, मास जितना ज्यादा भारी होगा कि उतना ही स्मूथली मोशन करेगा, यानी कि उतना ही टाइम पीरियड इसका कम रहना है, यानी कि ज्यादा तेज मोशन करेगा, बढ़िया मोशन करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके ऊपर की तरफ लग रही है, ये इसको
नीचे की साइड जाने में दिक्कत करेगी। जैसे ये ऊपर को जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर की साइड में खींच कर रखेगी और इसको नीचे दिखाने देगी। यानी कि इसका वेट कहां पर लाइज कर रहा है, mg नीचे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस चीज की वैल्यू पर वर्क करेगी, किस चीज की वैल्यू पर? भाई मास तो इसका जो m है वो m ही रहना है, मास तो कम नहीं हो सकता किसी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो क्या चीज इफेक्ट हो रही है, इसका मतलब ग्रेविटी इफेक्ट हो रही है। समझ गए? ग्रेविटी के इफेक्ट को वो कम कर रहा है। समझ गए? तो मैं इसको मिटा दूं, उतारना चाहते हो उतार लो, उसको बना लो। वैसे मेरे हिसाब से इसकी कोई जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा अब एक बात, चलो बनाना चाहते हो तो बना लेना, मैं मिटा नहीं रहा हूं इसको। यानी कि ग्रेविटी पर फर्क पड़ रहा है। अब वो पूछता है टाइम पीरियड, तो लिखो सीधा वी नो कि टाइम पीरियड कितना होगा। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ग्रेविटी कुछ इफेक्ट हो चुकी होगी, तो मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो जनरली होता है वो होता तो ये है m/g। ठीक है, ये होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ग्रेविटी इफेक्ट होने लगी, जिस वजह से मैं इसको g टेस्ट बोल रहा हूं, चेंजिंग। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोला। ठीक है, आ गए? अच्छा अब उसने क्वेश्चन के अंदर, आप ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर ये तो नहीं बोला कि उसने बैलेंस कर लिया। इसको बैलेंस करने का मतलब कि इसको नीचे ही नहीं आने दिया, उसने बोला सिर्फ टाइम पीरियड को इफेक्ट किया। यानी कि मास जो ये जो नीचे mg है, इसकी वैल्यू अभी भी ज्यादा है, अभी भी डाउनवर्ड नीचे एक्ट कर रही है, ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तो ज्यादा होती तो ये ऊपर की साइड ही रह जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती तो ऊपर की साइड चल देता, है ना। अगर जो बराबर होती दोनों चीज तो बैलेंस हो जाता, रुक जाता एक जगह पर, नीचे को ऐसा आ ही नहीं पाता, एज्यूम करो ऐसा ही नहीं पाता। लेकिन उसने कहा वो नीचे को आ रहा है, लेकिन अब कम स्पीड से आ रहा है ना, टाइम पीरियड इफेक्ट हो रहा है, अब ज्यादा टाइम ले रहा है नीचे आने में। यानी कि डाउनवर्ड वेट अब भी है नीचे की साइड, यानी कि नेट जो फोर्स है वो है द नेट फोर्स ऑन बॉल, जो नेट फोर्स है वो अभी भी डाउनवर्ड है। कितनी होगी, तो किसमें से माइनस करेंगे, mg माइनस के फोर्स, ऊपर वाली फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स पैदा कर रही है इसके ऊपर। समझ गए? और इस f को मैं क्या बोल सकता हूं, mg माइनस के क्यूबी। आ गया इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। समझ गए? अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर जो ये है, अच्छा थोड़ा सा हिंट देता हूं, करके देखो। ये नेट फोर्स इस पर है, ठीक है, ये नेट फोर्स इस पर है कि इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है, इतनी लग रही है, ठीक बात है। लेकिन जो उसको मतलब कि ऐसे कहो, एक मिनट, अच्छा जो ग्रेविटी का जो इफेक्ट है, ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा एक बात बताओ, जो mg फोर्स नीचे लग रही है इसको हम बोलते क्या थे 11वीं क्लास के अंदर, F। भाई नीचे डाउनवर्ड फोर्स कौन सा, वेट mg, ये इफेक्ट हो रहा है ना, ये चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर जो ये चेंज हो रहा है तो ये क्या होगी, g डैश, चेंज होने के बाद, ठीक है, इफेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो मैंने बोला डाउनवर्ड, यानी कि नेट फोर्स तो अभी भी डाउनवर्ड नीचे ही है ना, एक तो हमने बैलेंस से ले लिया दोनों के, एक डाउनवर्ड फोर्स नीचे, तो मैं जल्दी से लिख रहा हूं mg डैश, क्योंकि बराबर सादी है सारी, तो g डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, f by m, ठीक है, f by m हमारे को g डैश पुट करना है इसके अंदर। और f की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, नेट फोर्स, जो मैं इसको नया नाम देता हूँ, f डैश दे देता हूँ, सेम ना हो, तो f डैश ये रही वैल्यू, उठा कर रख दो इसमें से q e by m। यहां से इसको कह सकते हो आप m, यहां से तोड़ोगे दोनों के नीचे mg की जगह, तो ये बनेगा g माइनस के q e by m। अब इसको उठा करके यहां पर रख दो, टाइम पीरियड आ जाएगा।
सीधा बोल दो, अब इसके बाद में पुट इन इक्वेशन। तो जी के जगह ये पूरी वैल्यू उठा कर रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाना है आपका। करो इसको नोट जल्दी से, कर लो इसको।